एक कॉल सेंटर की शाम को 6 बजे छुट्टी होती है। कॉल सेंटर में से काफ़ी सारे लोग जो कि वहाँ कर्मचारी हैं, काम करते हैं, वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कोई बाइक से जा रहा है, कोई साइकिल से, कोई पैदल जा रहा है। उन्हीं लोगों में से एक लड़की होती है प्रिंसी, करीब 21 साल की उम्र। वह अपने बॉयफ्रेंड यानी कि सुबोध के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए अपने घर की तरफ जा रही है। यानी कि वह आगे बस स्टैंड से एक बस लेगी और फिर अपने घर के लिए निकल जाएगी। लेकिन वो लोग उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे जाकर एक पार्क के पास जाकर रुकते हैं और फिर पार्क में जाने का निर्णय कर लेते हैं। अब तो वो लोग पार्क में गए हैं और पार्क में बैठ जाते हैं। अब तो वह जो लड़की प्रिंसी है वह उस लड़के सुबोध के माथे को चूम लेती है और बस इसी प्रकार से वह जो लड़का सुबोध है वह भी उस जो प्रिंसी है प्रिंसी को चूम लेता है। लेकिन वो लोग यहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत करते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि शायद कोई आदमी उनको यानी कि गहरी नज़रों से देख रहा है, शायद उनके फ़ोटो भी खींच रहा है, वीडियो भी बना रहा है। ये सब होने के बाद लगभग इस काम में उनको 2 घंटे बीत जाते हैं। यानी कि 8 बजे के लगभग वह लड़का और लड़की वहाँ से खड़े होते हैं और अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि शायद अब ये जो फ़ोटो और वीडियोज़ हैं अब ये ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचने वाली हैं। जैसे वह व्यक्ति इन फोटो को देखेगा वह एक ऐसा खौफनाक कदम उठाएगा, उस कदम को सोचकर आप लोग वाकई में दंग रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति जब अपनी बेटी को ऐसे हालात में देखता है वह कांप जाता है और फिर वह एक ऐसा काम करता है जिसके लिए शायद उस लड़की ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, आखिर वह पिता अपनी बेटी के साथ क्या करता है, आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कल्याण, मुंबई से। दोस्तों, कल्याण रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति तेज कदमों से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। उसके हाथ में एक काला सा बैग है। उस बैग को लेकर वह जैसे ही एक ऑटो के पास पहुंचता है, उस ऑटो में वह अपने बैग को रखता है और उससे कहता है चलो भिवंडी के लिए आगे बढ़ चलो। लेकिन वह जो ऑटो ड्राइवर है वह उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि अरे, तुमने मुझे पूछा भी नहीं कि क्या मैं भिवंडी की तरफ जा रहा हूँ और आपने बस मुझसे कह ही दिया। लेकिन वह व्यक्ति उससे कहता है कि मैं तुमको बहुत सारे पैसे देने वाला हूं, तुम जल्दी से भिवंडी की तरफ चलो। लेकिन वह जो सलीम ऑटो ड्राइवर है वह देखता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति ने उस काले से बैग को उसके ऑटो में रखा है उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। अब तो वह सलीम कहता है कि नहीं, वह भिवंडी के लिए नहीं जाएगा और तुम मुझे यह बताओ कि इस जो बैग है इस बैग में क्या है। अब इस बात को जैसे भी व्यक्ति सुनता है वह घबराता है, वह ऑटो से निकलता है और सीधा उस रेलवे स्टेशन की तरफ भाग पड़ता है। दोस्तों, वह अब उस रेलवे स्टेशन में जो भीड़ होती है उस भीड़ में तो पता नहीं कहां पर लापता हो गया है। लेकिन वह जो सलीम है उसके पास और भी ज़्यादा ऑटो ड्राइवर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि यार, तेरे ऑटो में से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। अब तो सलीम कहता है कि यहाँ पर जो काला सा बैग रखा है जिसमें बहुत सारा वजन है उससे उठ भी नहीं रहा, इस बैग में से ये जो बदबू है वह यहाँ से आ रही है। अब तो इस बात को सुनकर वो लोग भी हैरान होते हैं और बस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और अब देखते ही देखते वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी आकर पहुँच जाती है। पुलिस अब उस काले से बैग को खोलकर देखती है तो पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल पुलिस यहाँ पर देखती है कि उस जो बैग में एक लड़की का शव रखा हुआ है, वह भी आधा, यानी कि जो धड़ है, धड़ तो वहाँ है नहीं, धड़ से नीचे यानी कि कमर और पैरों का जो हिस्सा है वह उस बैग में रखा हुआ है और बुरी तरह से सड़ रहा है और उसमें से बदबू उड़ रही है। अब तो पुलिस उस पूरे प्रकरण को देखती है, हैरान रहती है और अब उस बैग को जो कि त्यों पैक करती है, उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल तो भिजवाती है। लेकिन वह उस ऑटो ड्राइवर सलीम से पूछ रही है कि आखिर तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो कि तुम्हारे ऑटो में आकर बैठा था। वह सलीम साफ शब्दों में कहता है कि नहीं सर, वह उसको बिल्कुल नहीं जानता, वह अचानक आया था, उससे भिवंडी तक जाने के लिए कह रहा था। लेकिन जब उसने बैग के बारे में उससे पूछा तो वह यहाँ पर अपने वापस कदमों से उस रेलवे स्टेशन
स्टेशन की तरफ भाग गया। पुलिस के सामने वह जो काला बैग ही था और कुछ भी नहीं था। वह बहुत ज़्यादा हैरान है। पुलिस अब आगे का कदम उठाती है और वह उस जो रेलवे स्टेशन में लगे हुए जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनकी जांच कर रही होती है और उनमें ढूंढ निकालती है कि आखिर वह व्यक्ति कौन था। दरअसल वह जो व्यक्ति जिसके पास एक खाकी रंग का पैंट, जिसने नीले रंग की एक कमीज पहनी हुई है, वह हाथ में काला बैग ले जाते हुए दिखता है। जब सलीम से उस व्यक्ति को पहचानने के लिए कहा जाता है तो सलीम भी साफ शब्दों में कहता है कि हाँ जी, यही वह लड़का था जो कि इस बैग को लेकर आया था। अब पुलिस उस व्यक्ति के बारे में जानकारी तो पाना चाहती है, लेकिन पूछे किससे? वहाँ पर उन सीसीटीवी फुटेज के अलावा और कोई सबूत ही नहीं है। अब तो पुलिस गौर करके और भी देखती है कि वह जो व्यक्ति है वह एक टिटवाली की तरफ आने वाली जो रेल है उसमें से उतरा था। अब तो पुलिस लास्ट स्टेशन यानी कि टिटवाली के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ जाकर सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। यहाँ पर पुलिस को मिलता है कि एक व्यक्ति काला बैग लेकर ट्रेन में चढ़ता है और फिर वहाँ पर कल्याण में उतरता भी है। अब पुलिस उस आदमी के फोटोग्राफ को लेती है और वहाँ टिटवाली रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस यहाँ जानकर जुटाती है कि यह जो व्यक्ति है वह यहीं नज़दीकी एक चौल में रहा करता है। अब पुलिस उस चौल में पहुँचती है, वहाँ जाकर देखती है तो मालूम चलता है कि ये व्यक्ति है वह इसी चौल में रहता है और उस जो 12 नंबर का जो कमरा है उसमें रहता है। अब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जैसे उस 12 नंबर के कमरे के पास पहुँचती है तो वह पाती है कि यहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। पुलिस अब आगे बढ़ती है, उस कमरे का ताला तोड़ती है, उस कमरे के अंदर घुसती है तो पुलिस पूरे हालात को देखकर ठिठक जाती है। दरअसल वहाँ पूरे घर में बहुत ही गंदी बदबू उठी हुई है। यहाँ पर कुछ ऐसे हिस्से भी पड़े हुए हैं एक शरीर के जो कि किसी आदमी ने काटे हों। अब तो पुलिस समझते हुए देर नहीं करती है कि हो ना हो ये कांड यहीं पर हुआ है, लेकिन पुलिस उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा रही है और पुलिस को मालूम चलता है कि ये जो आदमी है जिसका नाम अरविंद तिवारी है, जो कि मूल रूप से जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वह यहाँ पर अपनी बेटी प्रिंसी के साथ रहा करता है। वह परमानेंस लॉजिस्टिक कंपनी में काम किया करता है। अब पुलिस पूरी जानकारी को तो जुटाती है और पहुंच जाती है उस कंपनी में। उस कंपनी में जाने के बाद पुलिस अब पूरी जानकारी को निकाल रही है तो पुलिस को मालूम चलता है कि वह जो अरविंद तिवारी है इसी कंपनी में कार्यरत है और यहीं पर काम कर रहा है। पुलिस के बुलाने पर अब अरविंद तिवारी सामने आता है। अब पुलिस अरविंद तिवारी नाम के उस व्यक्ति को देखकर पुलिस की आंखें चमक उठती हैं और पुलिस अब उनसे पूछती है कि भाई तुम्हारा नाम अरविंद तिवारी है? तो वह स्वीकार कर लेता, हाँ वही अरविंद तिवारी है। अब तो पुलिस उससे पूछती है फिर ये तो बता दो कि उस काले बैग में किसका शव रखा है? इतनी बात सुनते ही वह जो अरविंद है वह कुछ भी नहीं कह पाता है। पुलिस अब उस अरविंद को लेकर अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और बस उसको अपने पुलिस थाने में लेकर आती है। और पुलिस थाने में जब अरविंद से पूछताछ की जाती है तो अरविंद यहाँ पर सारी सच्चाई को साफ बयां कर देता है, बता देता है कि कैसे कैसे उसने अपनी बेटी प्रिंसी की जान ली है। दरअसल अरविंद अपने बयानों में बताता है कि उस आदमी की जो बेटी जिसकी उम्र करीब 21 साल है उसका नाम प्रिंसी होता है। प्रिंसी वहीं जो थोड़ी दूर एक कॉल सेंटर है वहाँ पर काम किया करती है। वह यहाँ काम करने के दौरान उसकी दोस्ती उस सुबोध नाम के लड़के से हो जाती है, लेकिन जो सुबोध है उनकी बिरादरी का नहीं है। इसी बात से वह जो अरविंद है काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वह एक दिन जब अपनी बेटी से उसके रिश्ते के लिए बात कर रहा होता है तो उसकी बेटी प्रिंसी उससे साफ शब्दों में कहती है कि नहीं पिताजी, वह कहीं भी बाहर शादी नहीं करेगी। दरअसल उसने एक लड़का ढूंढ रखा और वह उस सुबोध नाम के लड़के से ही शादी करेगी। अब तो वह अरविंद अपनी बेटी से कहता है कि बेटी किसी दूसरी जो बिरादरी है उसमें शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम इस काम को गलत कर रही हो। फिर तो वह अरविंद सोचता है कि शायद घर जाएगा जौनपुर तो इसकी माँ इसको ठीक ढंग से समझा देगी, लेकिन वह लड़की प्रिंसी बगावत पर उतर आई थी। वह अपने पिता से बातचीत करना भी छोड़ देती है, लेकिन उस दिन जब उस अरविंद के सामने उसका दोस्त उन फोटो और वीडियो को दिखाता है तो उस अरविंद के काटो तो खून नहीं। अब अरविंद जैसे उस वीडियो को देखता है वह अपनी बेटी से फिर पूछता है कि तुम उस लड़के के साथ यानी कि इतने गंदे काम भी करती हो?
अब तो वह जो प्रिंसी है वह कहती है कि हाँ उसने यह काम किया है और वह ऐसा ही करेगी, तुमसे जो होता है कर लो। इन बातों को सुनता तो है वह अरविंद, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कोई एक अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। और इसी प्लानिंग के दौरान यानी कि 5 दिसंबर 2019 को बाप बेटी दोनों खाना बनाते हैं और दोनों खाना भी खाते हैं। लेकिन यहाँ पर वह प्रिंसी तो खाना खाकर सो गई है गहरी नींद में, लेकिन वह जो अरविंद है वह अभी तक सोया नहीं है। उसकी आंखों में तो वह बहुत सारी टेंशन घुसी हुई है, वह सो नहीं पा रहा है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं वह अब अपने बिस्तर से खड़ा होता है और बस उस किचन में जाने के बाद एक धारदार वस्तु को उठाकर लाता है और लाने के बाद सीधा अपनी बेटी के पास पहुंचता है। वह देखता है कि उसकी बेटी प्रिंसी बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। अब तो वह उस धारदार वस्तु से उस लड़की यानी कि प्रिंसी के गले को रेत देता है। दोस्तों वह अपना एक हाथ उस प्रिंसी के मुंह पर भी रख देता है ताकि वह प्रिंसी चिल्ला ना पाए। और अब तो वह उस लड़की के गले को बिल्कुल ही उसके धड़ से अलग कर देता है, यानी कि अपनी बेटी की बहुत ही बेरहम कंडीशन से जान ले लेता है और बेदर्द बनते हुए उस लड़की के शरीर के कई टुकड़े भी कर देता है। यानी कि वह उस लड़की के गले को तो अलग और उसके जो धड़ और पैरों को अलग, यानी कि उसको 3 टुकड़ों में काट देता है। वह यह काम रात को कर रहा है और अंधेरे में कर रहा है। उसने मोबाइल की टॉर्च जला रखी है। वह अब आगे बढ़ता है और एक बैग को लेकर आता है। उस बैग में उस लड़की के जो ऊपर का धड़ है और जो उस गर्दन है उसको उठाता है और उसको लेकर जाता है सुबह सुबह एक ऑटो में बैठकर और सीधा पहुंचता है दुर्गाड़ी जो झील है उसके नज़दीक और वहां पर उस बैग को फेंक आता है। अब तो वह सोचता है कि उस बैग में से उस सब को यानी कि जो जंगली जानवर हैं वो खा जाएंगे और उसका पीछा छूट जाएगा। लेकिन वह अब जो उस लड़की के जो निचला हिस्सा धड़ से नीचे का जो हिस्सा है उसको नहीं फेंक पा रहा था। इसी सिलसिले में उसको करीब 3 दिन बीत जाते हैं क्योंकि उसके पास कोई ब्रीफकेस या सूटकेस वगैरह नहीं था। अब तो वह कंपनी भी जाता है, ड्यूटी भी करता है, लेकिन वह लड़की जो कि प्रिंसी है वह अपनी कंपनी नहीं जा रही होती है। अब कंपनी से फ़ोन आता है उस पिता के पास कि तुम्हारी बेटी कंपनी क्यों नहीं आ रही है। तो वह जो पिता है वह कहता है कि वह अपने घर यानी कि जौनपुर गई हुई है, वह अब करीब 15 दिन बाद लौटेगी, फिर से कंपनी आएगी। अब कंपनी से फ़ोन आना तो बंद, लेकिन यहाँ पर वह अरविंद अपनी बेटी के सबको ठिकान लगाने के जुगत में लगा हुआ था और अब एक काला सा बैग मार्केट से खरीद कर लाता है और उस लड़की के जो शव है उसको, जो बचा हुआ शव है उसको उस काले बैग में रखता है और तारीख यानी कि 8 दिसंबर के दिन वह उस लड़की के शव को उस बैग में रखकर सीधा पहुंचता है टिटवाली रेलवे स्टेशन और वहाँ से सीधा पहुँचता है कल्याण रेलवे स्टेशन। वहाँ से उतरने के बाद वह उस बैग को जैसे उस सलीम के यानी कि ऑटो रिक्शा में रखता है। अब तो वह सलीम उससे जब उस बैग के बारे में पूछता है तो वह जो अरविंद है वहाँ से अपना मुंह छिपाकर उस रेलवे स्टेशन में भाग आता है और फिर रेल को पकड़कर वो जो उसकी कंपनी है जहाँ पर वह काम करता है यानी कि पवन हंस लॉजिस्टिक कंपनी में पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद वह अपनी कंपनी में अपना काम उसी प्रकार से कर रहा है जैसा कि वह पहले से करता हुआ आ रहा था। इस प्रकार से अरविंद अब उस पूरी जो प्रक्रिया है जो कि उसने अपनी बेटी के साथ करी है सारे जुर्म को स्वीकार कर लेता है और बताता है पुलिस को कि उसने अपनी इज्जत को बचाने की खातिर इतना गंभीर कदम उठाया क्योंकि उसकी बेटी नहीं मान रही थी। दरअसल वह जो अरविंद तिवारी नाम का व्यक्ति है वो उच्च जाति के और शायद वह जो लड़का सुबोध है वह नीची जाति का कोई लड़का है। लेकिन दोस्तों एक पिता को अपनी बेटी का इस प्रकार से कोई भी हाल यानी कि बातचीत या मिलना जुलना और इस प्रकार से संबंध बनाना भी पसंद नहीं आता और वह बस अपनी इज्जत बचाने की खातिर इस दर्दनाक कदम को उठाता है जो कि निहायत ही गलत है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को प्रसन्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों हम इन घटनाक्रमों को आपको इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आप लोग इन घटनाक्रमों से थोड़ा सोचें समझें और तब जाकर निर्णय लें कि इस समय जब दुनिया में सभी प्रकार के लोग बिरादरियों वगैरह को भूलकर एक दूसरे की बिरादरियों में यानी कि धर्म परिवर्तन भी करके एक दूसरे से ये प्यार मोहब्बत भी करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर उनके परिवार द्वारा अब तो ऐसे कदम भी उठाए जाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी नहर नाले बम्बे सूटकेस ब्रीफकेस पता नहीं कहाँ कहाँ मिलते हैं। लेकिन अक्सर ये काम तभी होता है कि जब आदमी इन बिरादरियों के मामले में इस इज्जत के मामले में पड़ जाते हैं और वहाँ पर ऑनर किलिंग जैसी प्रक्रिया को भी अंजाम देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों
यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ठीक ढंग से पेट भरें या ना भरें, लेकिन उनको दिल भरने वाला संस्कार अवश्य दीजिए और इन संस्कारों के हिसाब से उनको इस सच्चाई को जरूर बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। किस प्रकार से किसी इंसान से यदि तुम प्यार मोहब्बत करते हो और फिर अपनी मर्जी से उन लोगों के साथ भी रहना चाहते हो और उन सभी कामों को करते हो जो कि विवाह से पहले यानी कि निषेध है, लेकिन आजकल प्यार के मामले में सबसे पहले तो यही काम आता है। लोग लड़का लड़की एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं और फिर वो इस काम को करते भी हैं और इस काम को करने के बाद उनको लगता है कि यार अब तो तुम वापस लौट ही नहीं पाओगे, और बिल्कुल होता भी ऐसा ही है। लेकिन वो लोग एक दूसरे से छुटकारा पाने के लिए या फिर वह परिवार जो कि इस प्रकार की बातों को ठीक ढंग से समझता है, वो आदमी शायद अपने परिवारों को बचा भी ले, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि इसे किसी भी प्रकार से यदि आपकी नॉलेज में कोई बालक ऐसा है तो उसको ठीक ढंग से समझाइए, बुझाइए, उसकी काउंसलिंग कराइए और उसके शायद हो सकता है ज़मीर को जगाने की कोशिश करें और उससे कहें कि जो तुम्हारे माँ बाप है वो लोग आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, ना ही करेंगे। दोस्तों, उन लोगों को, उन बच्चों को अपने भरोसे में लें और फिर उनके साथ एक अच्छी प्रक्रिया को अंजाम दें। ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो कि बहुत ही बेरहम और बेदर्दी हो। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।